नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा छठी पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ एक मातृभूमि कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस कविता के अर्थ को समझा था। इस कविता के अंतर्गत कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता का सुंदर चित्रण किया था। उन्होंने बताया था कि हिमालय जो है वो देश की अडिग शक्ति है और गौरव का प्रतीक है। ये आकाश को चूमता है और हिंद महासागर भारत के चरणों को पखाड़ता है यानी धोता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का यहाँ संगम है। यहाँ नदियां, झरने, पहाड़, हरी भरी अमराइयां, मधुर पवन इत्यादि अत्यंत मनमोहक हैं। तो कवि ने देश को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाया है। बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ राम और माता सीता ने जन्म लिया था। ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और जहाँ गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था। कवि ने इसे युद्ध भूमि भी कहा है क्योंकि ये सत्य और धर्म के पथ पर चलते हुए महाभारत जैसे युद्ध के वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि पूरे विश्व को शांति का ज्ञान भी भारत की भूमि ने ही। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न आता है मेरी समझ से। ये आपकी समझ में कौन सा उत्तर सही होना चाहिए आपने उसको बताना है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, यानी सही उत्तर जो है जो पूर्णतः सही लगता है उसके सामने तारा यानी स्टार बनाइए। प्रश्न है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। वास्तव में कविता में हिंद महासागर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। आपको उसकी जगह कोई और शब्द दिखाई दे रहा था। आपको ये बताना है कि वो कौन सा शब्द हो सकता है। क्या कवि ने हिंद महासागर के लिए कविता में चरण शब्द का प्रयोग किया? नहीं हो सकता चरण तो। हिमालय वो तो पर्वत हो गया, वंशी वो तो बांसुरी है। तो यहाँ सिंधु शब्द दिया गया है। तो क्या ये सिंधु शब्द सही है? तो हमारी दृष्टि में सिंधु शब्द सही है। लेकिन कवि ने यहाँ एक बात और भी कही है। वो कह रहे हैं कि जो आप उत्तर को चुन रहे हैं, उस उत्तर को किस आधार पर चुन रहे हैं? क्या वो सही है या नहीं है, आपको उसका विश्लेषण भी करना है। आपको बताना है कि वो उत्तर आपने किस लिए चुना है, उसके पीछे क्या चर्चा हो सकती है। तो मित्रों के साथ चर्चा करके आपने सिद्ध करना है कि जो आपने उत्तर चुना है, हिंद महासागर वो क्यों है। पहले तो कविता की पंक्तियां आप देख लीजिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले जो नित सिंधु झूमता है। अब यह कविता की पंक्ति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिंधु शब्द ही आया जो नीचे चरणों पर है, तले पर झूमता दिखाई दे रहा है। आकाश का वर्णन है, ऊपर हिमालय का वर्णन हो गया। चरण भी नहीं हो सकता, वंश भी नहीं हो सकता। तो आपने ये चुन तो लिया सिंधु, लेकिन ये सिंधु क्यों चुना गया, इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको समझाना है कि ऐसा क्यों चुना आपने। तो मित्रों से चर्चा करके आप बताएंगे कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम हिंदू महासागर सिंधु महासागर था। इसका उल्लेख हमारे भारतीय इतिहास और संस्कृति में मिलता है। भारत से जुड़े होने के कारण आगे चलकर इसे हिंद महासागर कहा जाने लगा। तो मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस महासागर के प्रति आत्मीयता और सम्मान व्यक्त करने के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। अतः कविता के संदर्भ में सिंधु ही उपयुक्त और सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न आता है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसके वर्णन किया गया। अब चार यहाँ आपके पास विकल्प हैं। मातृभूमि जो कविता है आपकी, उसमें मुख्य रूप से किस बात का वर्णन किया गया, किसका उल्लेख किया गया है। चार विकल्प आते हैं। पहला विकल्प आता है भारत की प्रशंसा की गई है। दूसरा आता है भारत के महापुरुषों की जय की गई है। फिर आता है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। और अंत में आता है भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो अब आपको अपनी समझ से बताना है कि कौन सा चारों विकल्पों में से कौन सा ज्यादा उचित है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कविता में प्रशंसा हुई है भारत की? हाँ, एक तरीके से तो हमें लगता है कि हाँ, कविता में प्रशंसा की ही गई है। क्या महापुरुषों की चर्चा की गई है? तो लगता है हाँ, महापुरुषों का भी तो वर्णन आया था ना, है ना? गौतम बुद्ध का आया था वर्णन, ऐसे कई वर्णन आते। प्राकृतिक सुंदरता का क्या महानता का वर्णन किया गया था? प्रकृति के तो अमराइयों का वर्णन किया गया है, नदियों का, झरनों का वर्णन किया गया है ना? तो सुंदर प्रकृति का वर्णन भी है। तो क्या भारतवासियों की वीरता का बखान भी किया गया है? तो एक तरह से हमें लगता है कि हाँ, भारत की वीरता का बखान तो किया गया। युद्ध भूमि है, ये है ना, युद्धों की भूमि रही, सत्य अहिंसा के पथ पर चलते रहे, तो वीरों की भूमि रही है, वीरता का बखान भी हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से मुख्य कौन-सा है? हालाँकि चारों विकल्प हमें खास-खास लग तो रहे हैं,
लेकिन हमें चुनना क्या है? हमें ये चुनना है कि वास्तव में मुख्य बल किस पे दिया गया है। अब पूरी कविता में कौन-सी बात ऐसी है जो कही गई है? वीरता का बखान एक अनुच्छेद में आ जाता है, एक पंक्ति में आ जाता है। महापुरुषों का वर्णन भी थोड़ा-सा आता है, प्रशंसा भी आती है। लेकिन पूरी की पूरी जो संपूर्ण कविता जिस पर आधारित है, निर्भर करती है, वो प्रकृति का सौंदर्य है। शुरू से लेकर आगे तक प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो मेरी समझ से क्या है कि यहाँ पर भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, चर्चा की गई है। तो इस पे हम स्टार लगा देंगे। अब ज़रा आप अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, फिर आप बताइए कि आपने उत्तर क्यों चुना था। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था सबके लिए मैं तर्क दे रही थी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की प्राकृतिक छटा का अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली चित्रण किया है। कविता में हिमालय, पवित्र नदियाँ, हरे-भरे वन, मल्य समीर और सघन अमराई जैसे प्राकृतिक संपदाओं का अधिक वर्णन मिलता है। अब यहाँ बात किस पे आ रही है क्योंकि उसने मुख्य पूछा, तो मुख्य हमें बात बतानी होती है, विकल्प सही चुनना होता है। तो प्रकृति की संपदाओं का अधिक वर्णन किया गया है। इन सभी तत्वों के माध्यम से कवि ने भारत की भौगोलिक समृद्धि, प्राकृतिक वैभव को उजागर किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि कविता का मुख्य उद्देश्य भारत के अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान करना है। हालाँकि महिमा का बखान भी किया गया है, वंशी का वर्णन किया गया, बांसुरी का वर्णन किया है, गीता का उपदेश का वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ों का वर्णन तो किया है, लेकिन मुख्य रूप से आप बताएँगे कि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया गया है। तो जो तीसरा विकल्प है हमारे लिए, वो उचित है। अब आता है अगला क्वेश्चन मिलान करें, मिलकर मिलान करें। अब हम मिलकर इसका मिलान करते हैं और चर्चा करते हैं कि ये वाला मिलान क्यों उचित है। पाठ में चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, सामने उसके अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। ये आगे पीछे दिए गए, हमें इनमें से मिलान करना है। हिमालय के आगे तो लिखा गया एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो ये तो नहीं है ना, हम इसमें से चुनने हैं। त्रिवेणी के लिए जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव लिखा गया है, तो हमें इसके उत्तर चुनने हैं। अब उत्तर चुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो अर्थ है ना, पहले हम उस अर्थ को पढ़ेंगे, फिर अर्थ को देखकर फिर इनमें से ढूँढ लेंगे इनमें से कौन-सा विकल्प सही आता है। अब जैसे आता है कि एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, कौन-सा हो सकता है? हिमालय तो महापुरुष नहीं हो सकते ना, त्रिवेणी भी नहीं हो सकती, मल्लयभवन हो सकते हैं? नहीं, सिंधु, गंगा, यमुना, रघुपति, रघुपति हमें याद है कि तो श्री राम जी के शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ हमें चर्चा करनी है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की, तो सीता आ गया, गीता आ गया। अब नीचे क्या आता है? गौतम बुद्ध। तुम्हारा विकल्प कौन-सा आया? गौतम बुद्ध। तो इसके आगे आप नंबर 10 उसके आगे लिख देंगे कि ये जो है हिम गौतम बुद्ध के लिए क्या आया है? पहला जो विकल्प है एक महापुरुष गौतम बुद्ध के लिए प्रवर्तक के लिए क्या आया? गौतम बुद्ध आया। फिर आता है वसुदेव के पुत्र वासुदेव। अब वसुदेव तो हमें याद है श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, वसुदेव उनके उनके पिता रहे, वासुदेव उनके पिता रहे हैं। तो इसलिए जो है वसुदेव के पुत्र हैं, तो वासुदेव किसके लिए प्रयोग आता है? श्री कृष्ण के लिए। तो ये विकल्प तुम्हारा सही हो जाता है। अब आता है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। एक नदी का वर्णन नहीं है, नदियों का वर्णन है। तो ऊपर से ढूँढना शुरू करते हैं, हिमालय लिखा गया, फिर त्रिवेणी लिखा गया। त्रिवेणी हो सकता है? त्रिवेणी तो वो जगह है ना जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, संगम है। तो 3 नदियों का वर्णन तो यहाँ नहीं हो सकता ना। यहाँ नदियाँ कौन-कौन सी हैं? मलयभवन नहीं, सिंधु नहीं, गंगा यमुना। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ गंगा यमुना प्रसिद्ध नदियों का वर्णन किया गया है। अगला हम देखते हैं 4th वाला चौथा, तीनों नदियों की मिली हुई धारा संगम। अभी हमने चर्चा की थी त्रिवेणी के लिए, तो इसके लिए सही विकल्प आएगा त्रिवेणी। फिर आता है श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। दशरथ के पुत्र राम के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? रघुपति वाला आता है ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाए। तो रघुकुल की जो रीत चली आ रही है, तो यहाँ रघुपति किसके लिए आया? श्री राम के लिए, ये उनका एक नाम आ गया। अगला आता है दक्षिण भारत के मल्य पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, सुगंधित हवा कहाँ से आती है? मल्य से आ रही है, तो आंसर में विकल्पों में इधर हम ढूंढते हैं यहाँ मल्य का वर्णन कहाँ आ रहा है।
तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीसरा वाला जो विकल्प था यहाँ पर मल्य पवन। पवन यानी हवा, तो मल्य यानी मल्य पर्वत से आने वाली। तो इसके सामने मल्य पवन के आगे आपका कौन-सा वाला आ जाएगा विकल्प? जो आपका 6 नंबर पे, छठे नंबर पे है, दक्षिण भारत के मल्य पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। फिर आता है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। अभी कौन हो सकते हैं? कौन-सा ग्रंथ हो सकता है? कौन-सी वो जगह किसने लिखा हो सकता है? तो इससे संबंधित ये प्रश्न आ रहा है कि किसके बीच में संवाद हुआ? किसने इसको लिखा? तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब ग्रंथ यानी एक पुस्तक का नाम होना चाहिए ना। अर्जुन कृष्ण का संवाद तो हमें समझ में आ रहा है। महाभारत के युद्ध की बात भी हमें समझ में आ रही है। ग्रंथ का नाम यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो पूरा ग्रंथ का नाम है, कभी-कभी हम शॉर्ट फॉर्म में छोटे में इसको सिर्फ गीता शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं। तो ये आपको 9th नंबर पे दिखाई देगा गीता शब्द। गीता शब्द उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया, छोटे में बोल दिया, लेकिन नाम होता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है। तो यहाँ 9th वाला विकल्प इसके साथ मैच कर जाता है, 9th और 10 से 7वां हो गया। अब आता है समुद्र, एक नदी का नाम। अब नदी का नाम, समुद्र नदी का नाम कौन-सा हो सकता है? नदी, सागर जो भी समुद्र का नाम यहाँ आ रहा है, किसका नाम आ रहा था? आपको याद होगा, हिंद महासागर की हमने चर्चा की थी। उसके लिए हमने एक नए नाम की भी चर्चा की थी, जिसका नाम कविता में प्रयोग किया गया था। वो था सिंधु। सिंधु यानी समुद्र सागर उसका नदी का नाम हो गया, जो उसके चरणों को पखारने का काम कर रहा है। फिर आता है जनक की पुत्री जानकी। जानकी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? शायद आपको रामायण का कुछ प्रसंग याद होगा, तो सीता के लिए जानकी शब्द का प्रयोग किया गया है। सीता का एक नाम जानकी भी है, क्योंकि वो जनक की पुत्री थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी कहा जाता है। फिर आता है गौतम बुद्ध, 10वां वाला जो है, नहीं नीचे वाला आता है भारत की उत्तर सीमा पर फैली पर्वतमाला। अब ये वाला जो 10वां विकल्प है, ये किसके साथ मैच करेगा? भारत की उत्तर की सीमा पे कौन-सी पर्वतमाला है? अब इन सारे विकल्पों में पर्वत कहाँ आता है? सबसे पहले वाला हिमालय। तो आइए ज़रा अब इस वाले विकल्पों को हम लिखेंगे कैसे? यह आपके पास सामने आ जाएगा, ये वाला स्लाइड में देखना आप ज़रा। यहाँ सही वाले उत्तर उसके सामने लिखे गए हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं फटाफट से। हिमालय यानी भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी का मतलब क्या हुआ? त्रिवेणी के लिए कौन-सा विकल्प आया? तीनों नदियों की मिली हुई धारा यानी संगम। और मलय पवन किसके लिए आया है? दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु के लिए। सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए है? सिंधु के लिए कौन सा अर्थ आता है? समुद्र यानी एक नदी का नाम। गंगा, यमुना, ये शब्द किस अर्थ में, किस संदर्भ में लिया गया है? भारत की प्रसिद्ध नदियों के संदर्भ में लिया गया है। रघुपति यानी श्री रामचंद्र का एक नाम, जो दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए रघुपति कहलाते थे। फिर आता है वासुदेव वाले के लिए आता है, श्री कृष्ण के लिए शब्द आता है वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो वासुदेव किसके लिए आता है? श्री कृष्ण के लिए आता है। और फिर जनक की पुत्री जानकी कौन थी? सीता। तो सीता के लिए कौन सा विकल्प आया, कौन सा उत्तर आया? इसमें आया जनक की पुत्री जानकी। अब गीता शब्द का प्रयोग कविता में किस संदर्भ में किया गया है? प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है। ये वो ग्रंथ है जिसमें जो प्रश्नोत्तर संवाद है किसके बीच में? जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। 10वां आता है गौतम बुद्ध। अभी गौतम बुद्ध कौन रहे हैं? एक प्रसिद्ध महापुरुष रहे हैं। बौद्ध धर्म के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न ये आता है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है? आपके विचार क अपने जो विचार हैं, आप अपने कक्षा समूह में अपने छात्रों के साथ, जो मित्र आपके हैं, उनके साथ चर्चा कीजिए और उसको अपनी लेखन पुस्तिका में यानी नोटबुक में लिखेंगे कि जो कविता की पंक्तियाँ यहाँ पढ़ी जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या अर्थ निकालते हैं, आपके मित्र क्या अर्थ निकालते हैं, क्या होना चाहिए, इस पर आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब कवि ने यहाँ पर बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। भूमि के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किए हैं, युद्ध, बुद्ध, मातृ और जन्म। वो किस संदर्भ में इन सारी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस पर आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है।
तो आइए मैं भी अपने विचार अपने यहाँ व्यक्त कर देती हूँ, आप समझें उसको क्या है। अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की 2 महान विशेषताओं, युद्ध और बुद्ध का वर्णन किया है। कवि ने भारत को युद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुःख से लड़ना सिखाती। जीवन के रोज़मर्रा में तो हम कितने युद्ध लड़ रहे हैं ना। अभावों से, कभी अज्ञानता से, कभी दुःखों से युद्ध कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। यहाँ युद्ध का मतलब संघर्ष भी हो गया। और वैसे प्राचीन काल में भी यह वीरता, संघर्ष और धर्म की रक्षा के लिए किए गए युद्ध की भूमि भी रही है। महाभारत और रामायण जो आपका आता है, रामायण वाले प्रसंग आते हैं, उनके युद्धों का भी वर्णन हुआ है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का भी युद्ध का वर्णन आता है। अनेक वीरों के बलिदान भूमि की गौरवशाली जो धरती है ये हमारी, उसकी वीरता और संघर्ष की परंपरा को ये उजागर करता आया है। कवि ने इसे बुद्ध भूमि भी कहा है। बुद्ध भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यह शांति, अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश देने वाले महापुरुषों की जन्म भूमि भी रही है, जन्मस्थल ही रही है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर भारतीयों को प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश दिया। क्यों? ताकि भारत में अखंडता जो है बनी रहे। आत्मसम्मान और गहरे भावात्मक लगाव के कारण कवि भारत को मातृभूमि की संज्ञा देता है। जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ये धरती भी तुम्हारा पालन पोषण करती है। तो धरती के प्रति अपना जो है भावनात्मक लगाव प्रकट करने के लिए उन्होंने इसे मातृभूमि भी कहा है। कवि ने इसे जन्मभूमि भी कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि इसी पावन भूमि पर उसका जन्म हुआ है। तो भारत की गौरवशाली भूमि पर जन्म लेने पर उसे अत्यंत गर्व और सम्मान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न आता है सोच विचार के लिए। यानी आप सोच विचार करके बताएंगे इन प्रश्नों के क्या उत्तर बन सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कौन सा आता है? कोयल कहाँ कूक रही है? अगर आपको कविता की पंक्तियां याद होंगी तो आप कविता की पंक्तियों में ध्यान देना, ऊपर जाकर देखना जरा। माता अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। कविता में पंक्ति आई थी ना, अमराइयां घनी है। अब अमराइयां मतलब आमों के बाग बगीचे बहुत घने हैं और वहाँ कोयल पुकारती है यानी कोयल बुला रही है। उसका बुलाना उसका पुकारना कहा जाता है। जब वो वहां रहेगी बैठेगी तभी तो वो वहां से बात करेगी ना, पुकारेगी। तो कहाँ रह रही है वो? यहाँ पर बहुत सारे आमों के बाग हैं, पेड़ हैं, घने हैं। तो कोयल घनी अमराइयों यानी आम के बागों में रहती है और वहां से वो कूकती है, पुकारती है, तो वहां रहती है। अगला प्रश्न आता है तन मन कौन संवारती है? अब तन मन को कौन जो है निखार रहा है, सुंदर बना रहा है, कौन जो है उनको शीतलता प्रदान करता है। तो कविता की पंक्तियों पे आप देखा करो, जब भी आपको कोई प्रश्न के उत्तर ऐसे समझने हो तो आप पीछे जाकर कविता को एक बार देखेंगे कि कविता में ये पंक्तियां कहाँ आ रही हैं। क्या वहां पर कहीं सवार्थी शब्द का प्रयोग आ रहा था, तन्मन शब्द का प्रयोग आ रहा था? तो कविता में आपको वो पंक्तियां मिल भी जाएंगी। कौन सी पंक्तियां थी वहां पर, जरा याद करना। बहती मल्ले पवन है तन मन सवारती है। कविता में पंक्तियां आई थी ना, बहती मल्ले पवन है तन मन सवारती है। तो तन मन कौन संवारती है? जो मल्ले पवन बहकर आ रही है, चलकर आ रही है। तो मल्ले पवन कौन सी है? जो दक्षिण दिशा से बहकर आ रही है। दक्षिण दिशा में मल्लगिरी पर्वत है। वहां जो है बहुत सारे जो चंदन के पेड़ है, वहां से सुगंधित हवा आती है। और ये सुगंधित हवा क्या करती है? हमारे तन मन को शीतलता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, संवारती है। तो मल्ल पवन अर्थात दक्षिण दिशा से बहने वाली शीतल हवा तन मन को संवारती है। अगला प्रश्न आता है झरने कहाँ से झरते हैं? अब झरने बहते तो हैं, हम बोल देते हैं, लेकिन कविता में कवि ने अपनी कविता को रोचक बनाने के लिए झरने का झरना से बता दिया कि जो झरने हैं वो झर रहे हैं, झर-झर करके नीचे गिर रहे हैं। तो कहाँ से झरने गिरते वैसे कहाँ से हैं? झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में। कविता की पंक्तियाँ थी, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में। झरने अनेक बहते कहाँ से? पहाड़ों से तो झरने बहते हैं ना, पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, वो बर्फ पिघल-पिघल कर जो है पानी के रूप में तेज पानी से नीचे बहती है। तो पानी का जो तेज बहाव से गिरना होता है वो झरने का झरना कहलाता है। तो झरने का झरना यानी झरने का बहना। तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। इसका अगला प्रश्न हुआ, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? कविता की पंक्तियाँ अगर आपको याद हो, तो था कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। क्या सुनाई? वंशी, वंशी यानी बांसुरी, है ना? पुनीत यानी पवित्र और गीता, यहाँ 2 बातें आ रही हैं। एक तो वंशी यानी बांसुरी सुनाई और दूसरा जो है गीता सुनाई। यानी भागवत गीता में जो आता है गीता वाला प्रसंग, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था महाभारत का जब युद्ध हुआ था। तो श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो यहाँ उत्तर बनेगा, यहाँ जो है श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाई
और साथ ही गीता का पवित्र ज्ञान भी दिया। 2 चीज़ें दी उन्होंने। एक तो उन्होंने मधुर बाँसुरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और दूसरा उन्होंने गीता का पवित्र ज्ञान सुनाया था। अगला प्रश्न आता है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? तो कविता हम लोग फिर से देख लेते हैं। कविता में कहाँ आ रहा है गौतम बुद्ध का नाम, कहीं आया था? तो अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पर पीछे पार्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ कविता की पंक्तियाँ थी, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश, अच्छी कीर्ति बढ़ाई थी। तो यहाँ पर किसका यश गाया गया था? किसका गाया था उसने? महात्मा को कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया? जन्मभूमि भारत का यश बढ़ाया था। भारत की भूमि पे जन्मे थे वो भी और यही उन्होंने ये सारे संदेश दिए थे, करुणा का, सत्य का, अहिंसा का संदेश दिया था, दया ममता सिखाई। तो यहाँ आता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ जो है किसका यश बढ़ाया था? भारत का यश बढ़ाया था। तो उत्तर बना, गौतम बुद्ध ने करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और जन्मभूमि भारत का यश बढ़ाया। अगली पंक्तियाँ आती हैं यहाँ पर, कविता की पंक्तियाँ ये, नदियाँ लहर रही हैं, पग-पग छह रही हैं। अब यह कविता की पंक्तियों में देखना जो लहर, छह शब्द आ रहे हैं। अब ये कुछ अटपटे से लगते हैं हमें, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आपको इसका सही अर्थ समझ में आ जाएगा। लहर यानी लहरें होती हैं, लहरें कैसी होती हैं? पानी की लहरें क्या करती हैं? एक जगह टिकती हैं क्या? वो तो हिलोरे लेती रहती हैं, है ना? यहाँ चलती रहती है। मौज और उमंग से भरी होती है, वेग से भरी होती है। और शहर का मतलब ठहरना। अब यहाँ शहर शब्द का मतलब होता है बिखर जाना, छितरा जाना जिसको हम बोलते हैं। शहर का अर्थ क्या होता है? बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। अब हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पता लगाना है इन 2 प्रश्नों के बारे में। पंक्ति तो हमने पढ़ ली, नदियाँ लह रही हैं, पग-पग चल रही हैं। तो इसको पढ़कर हमें किन 2 प्रश्नों के उत्तर जानने हैं? पहला आता है क कहाँ-कहाँ छटा छह रही है? छटा कहाँ-कहाँ फैली हुई है? फिर दूसरा आता है किसका पानी लहर रहा है? अब पानी किसका लहर है, छटा किसकी लहर रही है? तो कविता पे ध्यान देते हैं हमने। क्या है कविता की पंक्तियाँ? गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ चह रही हैं। जगमग छटा निराली पग-पग छह रही है। अब यहाँ कौन-सी पंक्तियाँ आई? गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग-पग छह रही हैं। तुम्हारे उत्तर कैसे बनेंगे इन कविता की पंक्तियों के आधार पर कि कहाँ-कहाँ छह रही हैं? तो जो यहाँ आता है नीचे वाली पंक्ति है, जगमग छटा निराली पग-पग छह रही है, तो यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा कि जो नदियाँ हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, प्रकृति का वर्णन सारा किया गया था। कवि ने बहुत जगह प्रकृति का वर्णन किया था। नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का तो कह रहे पूरे प्रदेश में हर जगह छटा छह रही है। क्या ब प्रकृति का सौंदर्य सब तरफ फैला हुआ है। कहाँ-कहाँ? पग-पग पे, हर कदम पर सुंदरता की अनुभूति हो रही है। पग-पग छह रही है, हर जगह कदम-कदम पर फैली हुई है किसकी? छटा निराली है किसकी? प्राकृतिक सौंदर्य सबकी और कहाँ है? हर जगह है। उत्तर बना नदियों में, पहाड़ियों पर, प्रकृति में, पूरे देश में हर जगह छटा छह रही है, प्राकृतिक सौंदर्य फैल रहा है। अर्थात कदम-कदम पर सुंदरता की अनुभूति हो रही है। अगला प्रश्न आता है, किसका पानी लहर रहा है? अब इन पंक्तियों में कविता की जो ऊपर वाली पंक्तियाँ उन पे हम ध्यान देंगे। पानी की बात आ रही है तो नदियों का प्रसंग आएगा ही। कौन-सी नदियों की यहाँ बात चल रही है? गंगा, यमुन, त्रिवेणी। गंगा और यमुना नदी तो बात हो ही गई। उसके बाद त्रिवेणी, यानी जहाँ वो स्थान जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं। तीसरी नदी कौन-सी? सरस्वती, जो गुप्त नदी मानी जाती है, जो धरती के अंदर जाके भेंट करती है गंगा, यमुना से। तो कवि कहते हैं कि गंगा, यमुना और त्रिवेणी जो है ऐसी नदियां हैं जिनका पानी लहर रहा है, यानी इनका पानी उमंग से, मस्ती से, है ना, उत्साह से आगे बढ़ रहा है। पानी क्या शांत रहता है? स्थिर रहता है? पानी तो गतिशील है, कल कल करता आगे बहता रहता है, लोरे लेता है, मौज मस्ती से बढ़ता जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि इन नदियों का पानी, गंगा, यमुना का और त्रिवेणी का, संगम का, जहाँ तीनों नदियां मिल रही हैं, उसका पानी जो है उत्साह, उमंग और मस्ती से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगला प्रश्न आता है कविता की रचना। अब कविता की रचना करते समय कवि कुछ-कुछ परिवर्तन कर देते हैं शब्दों का। उसके आधार पे यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, गंगा, यमुन, त्रिवेणियाँ नदियाँ लह रही हैं।
अब यहाँ जो है गंगा तो नदी स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन यमुन शब्द आ गया यमुना की जगह। तो कवि ने ऐसा क्यों किया? यमुन शब्द दे दिया, जबकि नदी का नाम तो यमुना नदी है। तो क्या होता है कि कभी-कभी कवि जो है कविता में लय और सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस प्रकार शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। तो अगर हम कविता को और ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमको बहुत सारी और भी विशेषताएँ पता चलेंगी। करना क्या है आपको? आपको जो विशेष बातें दिखाई दें, उन्हें आपस में साझा करें। किससे साझा करें? जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, जिनके साथ बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, उनसे आप डिस्कस करिए, पढ़िए कि इसमें और कौन-कौन सी खास विशेषताएँ आई हैं। जैसे सबसे पूर्व पूर्व कविता का शीर्षक याद है और पूरी एक पंक्ति आई थी। तो कह रहे कि ऐसी कौन-कौन सी हैं जैसे? उनके बारे में आप चर्चा करिए और बताइए कि कहाँ कवि ने इस तरह का परिवर्तन किया है। यहाँ तो यमन शब्द हमें दिखाई दे रहा है, कुछ और भी पंक्तियाँ आई हैं क्या? अब कुछ-कुछ तुकांत शब्द भी कवि ने प्रयोग किए थे। तुकांत होते हैं मिलते-जुलते 2-3 शब्दों को साथ-साथ इकट्ठा कर लेना। जैसे उन्होंने कहा झूमता-झूमता कर दिया, लहर-शहर कह दिया उन्होंने, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि मिला दिया तुकबंदी, जन्म भूमि फिर मातृभूमि कर दिया, पहाड़ियों, झाड़ियों कर दिया, पुकारती, सवारती, गीता-सीता कर दिया। तो ऐसे शब्द युगम बन गए हैं। ये तुकांत के लिए भी हो गए, कविता को रोचक बनाने के लिए भी हो गए। अब कवि क्या करते हैं कि कविता को सुंदर बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। कभी वो एक जैसे शब्दों को ले आते हैं, कभी भिन्न शब्दों को ले आते हैं, कभी बीच में कुछ समासिक शब्द को ले आते हैं, कोई अंत में तुकबंदी कर देते हैं। जैसे पहले कब एक तो आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले तो उन्होंने जन्मभूमि शब्द लिखा था, फिर मातृभूमि लिख दिया था पहले। इन शब्दों का हेर-फेर कर देते हैं, आगे-पीछे कर देते हैं। अब न झरने बहने होने चाहिए था, लेकिन बहने की जगह उन्होंने झरते शब्द का प्रयोग कर दिया था। अब हिंद महासागर की बात करनी थी, उसकी जगह उन्होंने सिंधु शब्द का प्रयोग कर दिया था। कवि ने कहीं-कहीं द्वंद समास का भी प्रयोग किया था। जैसे तन-मन हो गया, पग-पग हो गया, है ना? तो इस तरह कवि जो है कभी-कभी पंक्तियों में फेर-बदल करते रहते हैं। कभी आगे-पीछे कर लेते हैं, कभी तुकबंदी कर लेते हैं। अब यहाँ जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें पंक्ति में ज़रा ध्यान देना, यहाँ कैसे किया गया है? अब यह वह शब्द जो है उन्होंने हर जगह लगा दिया और मेरे शब्द अंत में आ रहा है। इससे कविता रोचक बनती चली जा रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी सीधा भी तो कह सकता है धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि मेरी है ना? गद्यांश की तरह बोल सकते थे। लेकिन कविता को लयात्मकता बनाने के लिए उन्होंने वह और मेरी शब्द का उपयोग करके इस बात पर बल दिया है। वैसे ही उन्होंने वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब यहाँ युद्ध भूमि कह सकते थे इकट्ठा कि यह मेरी युद्ध, बुद्ध, मातृ और जन्मभूमि है। गद्य की तरह तो सीधा ऐसे बन जाता, सारे शब्द इकट्ठे आ जाते। लेकिन कविता की रचना उनको करनी थी, कविता को रोचक बनाना था। उन्होंने क्या किया, इन शब्दों को इस तरह से रखा, ताकि प्रभावशाली बन जाए। तो उन्होंने बोला, "वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी।" तो कविता की रचना करते समय कवि कवि क्या करते हैं, शब्दों में सौंदर्य लाने के लिए थोड़ा फेर-बदल कर देते हैं। तो यहाँ ये फेर-बदल उनका स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए, अगला प्रश्न है मिलान का। पहले हमने एक मिलान पढ़ा था, अब यहाँ एक और मिलान आया है। अब इस मिलान पे आपको ध्यान देना है। 2 स्तंभ दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, स्तंभ यानी कॉलम दिए गए हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। आपने देखना है स्तंभ 1 से मिलती-जुलती बात स्तंभ 2 में कहाँ दिखाई दे रही है। यानी जो आपके कॉलम बने हैं, फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम। पहले कॉलम का देख के, पढ़ के आपको देखना है कि उसका उत्तर आपको दूसरे वाले कॉलम में कहाँ दिखाई देता है। अब पहले में हम पढ़ते हैं, ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। अब जरा हम ध्यान दें कि कवि ने ये जन्मभूमि और मातृभूमि का वर्णन कहाँ किया है? कहाँ आता है जन्मभूमि और मातृभूमि? पहले तो में आ गया आम के उद्यान, आगे कोयल चहक रही है। दूसरे में आया ये भूमि पर जन्म लिया है मातृभूमि मेरी। तीसरे में आया जलवायु और पेड़-पौधों की बात आ गई। तो यानी इसका दूसरा वाला विकल्प है वो सही है। यानी स्तंभ क का पहला आ गया, ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी और दूसरे वाले में कौन-सा आया? दूसरे स्तंभ में आया दूसरा वाला कॉलम, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान। एक का जो है दूसरा भाग है, चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। अब यहाँ झाड़ियों का यानी पेड़-पौधों का वर्णन हो, पक्षियों का चहचहाने का वर्णन, ज़रा यहाँ ढूँढते हैं कौन-सा वाला आएगा? पहले में तो आमों की बात हो रही है, अब हमारी कविता में इसमें तो आम का वर्णन है नहीं, दूसरा हम कर चुके हैं। तीसरा आता है वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है
कि पक्षी पेड़-पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। है ना? चिड़िया चहक रही हैं यानी पक्षी गा रहे हैं, मधुर स्वर में प्रसन्नता से गा रहे हैं, मस्त होकर झाड़ियों में, झाड़ी यानी बहुत सारे पेड़-पौधे उनका समूह। तो यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़-पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरा आता है अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयों का वर्णन कहाँ दिखाई दे रहा है? स्तंभ 2 में पहला सबसे। यह आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ठीक हो गया। आइए इस मिलान को एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। ये मातृभूमि मेरी, ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और यह भूमि मेरी माँ के समान है। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, यानी वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गा रहे हैं। तीसरा, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। यह आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। बच्चों यहाँ तक तो हुआ अभ्यास कार्य का भाग 1। अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए हमने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया जो आपको सेकंड वीडियो में दिखाई देगा। यानी इसका अभ्यास कार्य जहाँ से अनुमान और कल्पना से शुरू होता है, वो अभ्यास कार्य आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही दूसरी वाली वीडियो आए अभ्यास कार्य की तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।